मैं आशीष जोशी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर। जब हम भारतीय इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि अतीत में वही सभ्यता फलीभूत हुई है जिसने जीवन उपयोगी कलाओं को अपनी शिक्षा पद्धति में सम्मिलित किया है। जैसे तक्षशिला व नालंदा, जिनकी शिक्षा नीति 64 कलाओं पर आधारित थी, जिनमें अद्वैतवाद, दर्शन, जीवन दर्शन, वानिकी, अस्त्र शस्त्र, संगीत, नृत्य आदि का समावेश था। और परिणाम पूरी दुनिया आज भी भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक है। अतः शिक्षा नीति का सब मसौदा होता है जो अतीत की सीख पर वर्तमान के संसाधनों का उचित उपयोग करके भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु सशक्त, सामर्थ्यवान एवं सकारात्मक रूप से ओतप्रेत नागरिक तैयार करना होता है। ऐसा ही कुछ नई शिक्षा नीति 2020 के साथ ही जो ज्ञान, कौशल एवं संस्कृति की अवधारणा पर सुलभता, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं जवाबदेहिता के मूलभूत स्तंभों पर आधारित है। इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कैसे हो, इसको समझने से पहले हमें मध्य प्रदेश के वर्तमान हालात पर एक दृष्टिपात करना आवश्यक हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आबादी है वो 5,21,17,000, मतलब एक बड़ा तबका ग्रामीण परिवेश से आता है। तो शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो स्कूलों की संख्या है वो 1,22,920 है, जिसमें 12% स्कूल एक शिक्षक ही है, 28% स्कूलों में विद्युत सप्लाई नहीं है तथा 88% स्कूलों में शुद्ध पीने का जल उपलब्ध है। साथ ही मध्य प्रदेश में जो छात्र शिक्षक अनुपात है 44:1 है तथा अमूमन एक शिक्षक पूरे वर्ष में 22 दिन गैर शिक्षकीय कार्य में संलग्न होता है। हालात बेहद चिंताजनक, बावजूद इसके हमको सकारात्मक रूप अपनाकर नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन की जमीन तलाशना है। इस हेतु मेरा सुझाव निम्न है। हमने सुझाव को क्रियान्वयन को 3 चरणों में बांटा है: छात्र हेतु, शिक्षक हेतु एवं प्रशासनिक सुधार। तो नई शिक्षा नीति का जो फार्मूला वो 5+3+3+4 प्रारंभिक जो 5 वर्ष है, जिसे हमने ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में सम्मिलित किया है, जिसका क्रियान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से होना है। अतः सर्वप्रथम हमें आंगनबाड़ी को किड्स जोन में परिवर्तित करना होगा ताकि खेल खेल में शिक्षण पूर्ण हो सके। साथ ही 2 सदस्यीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से एक को यदि आशा कार्यकर्ता तो फिजियोथेरेपी से रिप्लेस कर दिया जाए तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। कहा जाता है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास इसी दौर में होता है। अतः यदि हमें एक सशक्त और सामर्थ्यवान पीढ़ी तैयार करना है तो इस दौर में कुशल मार्गदर्शक के संरक्षण में ही बच्चों को मौलिक दक्षताओं का विकास करना आवश्यक हो जाता है। अब हम आते हैं प्राथमिक चरण की ओर, जिसे हमने 8 से 11 वर्ष में डिवाइड किया है। यहाँ बच्चा तीसरे से लेकर 5 तक की शिक्षा प्राप्त करेगा। इसको हमको किताबों के बोझ से मुक्त रखना है तथा कहानी एवं नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में मौलिक दक्षताओं का प्रादुर्भाव करना है तथा उसे परिवेश से संबंध भी रखना है। मूल्यांकन जो होगा वो भी परिवेश से संबंधित हो ताकि बच्चों पर अनावश्यक जोर ना हो, बैग जैसा कॉन्सेप्ट बच्चों पर लागू हो सके तथा उनमें मूलभूत दक्षताएं आकार ले सके। अब हम आते हैं माध्यमिक चरण, जिसे हमने 6 से 8वीं क्लास में बांटा है। यहाँ पर एज ग्रुप 11 से लेकर 14 वर्ष हो जाता है। इस स्थिति में बच्चा लगभग सयाना हो जाता है तथा शासन यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, मध्याह्न भोजन एवं साइकिल को वितरित करती है। साथ ही नवोदय की तर्ज पर यदि हम बच्चों को डे बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध करा दें तो जो ड्रॉप आउट की समस्या है वो लगभग समाप्त हो सकती है, क्योंकि GR इंडेक्स ऐसा बोलता है कि 90.6 है। 8वीं क्लास के बाद ग्रामीण आबादी का बड़ा तबका शिक्षा की पहुंच से बाहर हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कृषि कार्य, मजदूरी कार्य में संलग्न होना पड़ता है। यदि बोर्डिंग उपलब्ध हो जाएगा तो बच्चे इस ड्रॉप आउट के रेशो से बाहर हो जाएंगे तथा हमें एक सशक्त पीढ़ी उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही यहाँ पर 50% मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए तथा 50% मूल्यांकन लोकल कला संवर्धन, फसल संवर्धन, स्थानीय बोली, संस्कृति और लघु कुटीर उद्योग आधारित हो ताकि रोजगारों में शिक्षा की संकल्पना साकार हो सके एवं आत्मनिर्भर भारत संकल्पना भी साकार हो जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं उच्च माध्यमिक चरण, जिसे हमने 14 से 18 वर्ष में डिवाइड किया। यह जीवन का अहम संक्रामक पड़ाव है। यहाँ पर मनपसंद विषय के साथ शिक्षा तो दी जाना चाहिए, साथ ही पालकों की उपस्थिति में बच्चों को यौन शिक्षा भी नितांत रूप से दी जाना चाहिए। एक सर्वे यह बताता है कि भारतीय छात्र औसतन 77% इस उम्र में पूर्ण साइड चक्कर में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद करने पर आमादा रहते हैं। यदि यहाँ पर सही शिक्षा प्राप्त होगी तो बच्चे गौरव धंधे से मुक्त हो जाएंगे तथा सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग एवं इंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से बच्चों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरप्रेन्योरशिप दी जाना चाहिए ताकि भौगोलिक विभिन्नता एवं संसाधनों से परिचित हो सके तथा राष्ट्रीय एकता में अखंडता हेतु कार्य कर सके। ये तो बात होती है छात्रों के हित में। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक स्तर पर। तो उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे चिकित्सा, अभियांत्रिकी, खगोल आदि में वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 3D 7D रोबोटिक इमेजिंग सिस्टम्स, विजुअलाइजर, स्मार्ट बोर्ड, अडेप्टिव कंप्यूटर उपकरण
जैसे विश्व परिदृश्य के अनुरूप शिक्षण टूल्स होना चाहिए, ताकि प्रतिभा पढ़ने के लिए विदेश न जाए और ब्रेन ड्रेन न हो सके, तथा देश में रहकर देश में कार्य कर सके, जिससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट पूर्ण हो सके। साथ ही स्वयं प्रभावित शिक्षा जैसे पोर्टलों की पहुंच सुगम बनाया जाना चाहिए। एनसीएफ में स्थानीय कला संवर्धन, जीवन दर्शन, पर्यटन, वानिकी और मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश हो, ताकि सर्वांगीण विकास का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें। उच्च शिक्षण संस्थान मात्र डिग्री बेचने की दुकान न बन पाए, उनमें उपलब्ध संसाधन एवं कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से ग्रेडिंग की जाए, ताकि प्रवेश लेने वाले छात्र एवं पालक बताओ संस्थान कैसा है। उच्च तकनीकी संस्थानों में स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, मानविकी और सामाजिक शोध संस्थान, वायरोलॉजी, उद्योग विकास जुड़ाव जैसे शिक्षण टूल्स हो, ताकि कोविड जैसी आपदा के लिए हमारी युवा ब्रिगेड पहले से तैयार रहे। राज्य सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण हो, बंद कमरों में बैठकर नीति बनाने वाले लोग न हो, अपितु जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षक, प्राचार्य एवं डीओ का इसमें समावेश हो, ताकि स्थानीय स्तर पर उठने वाली समस्याओं को जमीनी स्तर पर निदान किया जा सके। राज्य अनुसंधान बोर्ड की स्थापना हो, ताकि शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु नए नए शिक्षण टूल्स शिक्षण में सम्मिलित हो सके। ट्रांसजेंडर व दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष सुविधा के साथ सभी के साथ शिक्षा का लक्ष्य हो, ताकि उनका समाज से और समाज का उनके साथ जुड़ाव बना रहे। इसके अलावा विद्यालयों में काउंसलर मोटिवेटर हो तथा नवोन्मेषी शिक्षण से युक्त हो, ताकि छात्र उद्यमशील बने, वो नौकरी देने वाले बने, न कि नौकरी लेने वाले। साथ ही साथ शिक्षण में विधिक सेवा एवं जैव विविधता को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और चेतना बनी रहे तथा अपराधों पर लगाम कसी रहे। ये तो बात की हमने प्रशासनिक स्तर पर, परंतु आचार्य चाणक्य का कथन है कि शिक्षक कभी कमजोर नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि हमको निर्माण की संकल्पना को साकार करना है, तो शिक्षक को भी महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में क्रियान्वयन में रखना होगा। इसके लिए अध्यापक शिक्षक को बहुविषयक एवं बहुआयामी बनाया जाए तथा पद रिक्तता के अनुपात में ही प्रवेश दिया जाए, ताकि बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े। शिक्षक के कार्य की समीक्षा हो तथा उपलब्धि स्तर को ही पुरस्कार एवं प्रमोशन से नवाजा जाए, न कि सेवा अवधि से। इससे सभी शिक्षकों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रवृत्ति जन्म लेगी। साथ ही साथ एक नेगेटिव बात कर रहा हूं, परंतु वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक है। शिक्षकों में भर्ती के साथ विषय आधारित 2% शिक्षक रिजर्व कोटे में रखे जाए, ताकि शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव या फिर अस्वस्थता होने पर या मेडिकल लेने की स्थिति में अधिगम प्रभावित न हो, तथा ये शिक्षक वहाँ पर आकर अधिगम करा सके। साथ ही साथ काम न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय समन्वय करके पाठचर्या विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। एनसीईआरटी ने छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 निर्धारित किया है, उसका सतत पालन किया जाए। और जीडीपी में 6% का आर्थिक वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा संसाधन पूर्ण बनाया जाए। परंतु मेरा यह मानना है कि जो वित्तीय आधार है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी आधार जो होना चाहिए हमारा दृढ़ संकल्प और सकारात्मक रुख होना चाहिए, तभी शिक्षा नीति मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन हो सकती है। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा को सतत जारी रखें, ताकि हमारी साक्षरता 90% ऊपर पहुंच जाए, तभी जाकर शिक्षा नीति असली लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। साथ ही कर्मचारियों को तनाव हटाने हेतु आनंद क्लब की स्थापना हो एवं शासकीय कर्मचारी, शिक्षक नहीं अभी सारे शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्यतः शासकीय स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए, ताकि ये पालक एसएमसी का अभिन्न अंग बनकर शाला और विकास के लिए कार्य कर सके। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग टास्क है एसिड अटैक और रेप जैसे होने वाले दंश को समझाने हेतु उमंग के माध्यम से मानवीय करुणा आधारित शिक्षण प्रारंभ की जाए, ताकि बच्चे इस अपराध से दूर रह सके। अब इन सब सकारात्मक रूप के साथ मैं तैयार हूँ शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के लिए। क्या आप तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत।